हिमाचल जैसा स्टेट आज देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गिना जाता है। पानी का संकट जो आने वाला है भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर। लोग मुझसे कई बार सवाल करते हैं कि ये सड़कें 4 लेन जो है डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। मैं कह रहा हूँ ये नहीं है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है। टूरिज्म के नाम पर हम क्या बेचते हैं? हम टूरिज्म के नाम पर कमरा नहीं बेचते हैं, हम टूरिज्म के नाम पर प्रकृति बेचते हैं। बिल्कुल, यहाँ की सौंदर्य बेचते हैं, यहाँ की ठंड बेचते हैं। अगर कहीं भागड़ा टूट जाए, एज्यूम इट, व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री? दिल्ली तक पानी कितना जाएगा? हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के इस नए एपिसोड में। और ये नया एपिसोड बेहद ख़ास होने वाला है क्योंकि हम इस एपिसोड में एक बेहद ख़ास सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, एनवायरनमेंट का, जो हमारी हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी स्थान स्पेसिफिक, किसी भी देश स्पेसिफिक या किसी भी कॉन्टिनेंट या दुनिया में रहता हो, वो सीधे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इससे जुड़ा हुआ है। और हम लोग जो इरेटिक वेदर कंडीशंस देख रहे हैं, इरेटिक वेदर चेंजेस देख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। और इसको जानने, समझने और इसके नए पहलुओं पर बात करने के लिए हम उपलब्ध हैं अभी कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, तीर्थन वैली के पास में। और आज हमारे साथ एक ख़ास गेस्ट हैं इस शो में। इनका नाम है गुमान सिंह, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं और हिमालयन नीति अभियान के संयोजक हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आप सबका और आपके सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हिमालयन नीति अभियान है क्या? आप इसके कोऑर्डिनेटर हैं। थोड़ा अगर बताइए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या काम करती है, कहाँ ये जुड़े हुए हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है? हिमालय नीति अभियान एक मंच है, खुला मंच, जिसमें हिमालय के लोग जो हिमालय के पर्यावरण के संरक्षण और हिमालय के विकास के लिए एक नीति की बात करते हैं। क्योंकि ये 2003 में इसका गठन हुआ था पालमपुर में, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी और रवि चोपड़ा, शेखर पाठक और हम लोग हिमाचल से, मैं, कुलभूषण उपमन्यु, रतनलाल जी, बहुत से लोग थे। तो हमने इसका गठन तब किया था इसलिए कि हिमालय के विकास के लिए एक नीति बने। क्योंकि ये देश जो है, इसमें जो विकास की नीतियां बनती हैं वो केंद्रीय नीतियां सारे देश के लिए एक तरह की होती हैं, जबकि हिमालय में जो परिस्थिति है वो अलग है। तो यहाँ की परिस्थिति के अनुसार जो है कोई विकास की नीति बननी चाहिए। इसी बात को लेकर के हिमालय नीति अभियान का गठन हुआ था। आज के टाइम पर हिमालयन रीजन जो है किन किन चैलेंजेस से, मुश्किलात से का सामना कर रहा है एनवायरनमेंट की दृष्टि से, और आप लोग क्या ज़मीन पर क्या क्या काम कर रहे हैं? ये जो हिमालय है हमारा, सब जानते हैं, बहुत सेंसिटिव इलाका है। क्योंकि ये फॉल्ट लाइन पर है, भूकंप संवेदी इलाका है और बर्फ का भंडार भी है। यहाँ जो मेजर 3 रिवर सिस्टम हैं इस साउथ ईस्ट एशिया के, चाहे वो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और आपके सिंध का जो है, ये सब हिमालय से निकलता है। मतलब दुनिया की सबसे घनी आबादी को जीवन देने वाली नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अब हो क्या रहा है कि जो हमारा विकास का मॉडल है, जिसमें में बड़े बड़े डैम बनाए, बड़ा बड़ा निर्माण कर रहे हैं, है ना, उससे यहाँ के पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा जो वैश्विक प्रभाव है वो सब हम जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, उस वजह से जलवायु में बदलाव आ रहा है। चाहे वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल में बर्फ का पिघलना, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना हो, समुद्र में पानी का ज़्यादा हो जाना, या हिमालय में जो ग्लेशियर डिप्लीट हो रहे हैं लगातार, हम बार बार ये कह रहे हैं, ये सब जो है इसके प्रभाव जो है वो सारे दुनिया में पड़ रहे हैं। और इरेटिक वेदर पैटर्न बन गया। और हिमालय में भी हम देखते हैं कि कुछ सालों से बिल्कुल वेदर पैटर्न बदल गया। बिल्कुल, कभी बड़ी बाढ़ हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, और हम लगातार झेल रहे हैं।
फ्लड बहुत दिनों से। तो अब ये सब चीजों पर हम लोग लगातार विरोध करते रहे गवर्नमेंट के कई नीतियों का, और कई नीतियों पर गवर्नमेंट से कहते रहे कि ऐसा कुछ मॉडल लाइए जिससे हिमालय के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता पुख्ता हो। हमारा नजरिया जो संरक्षण के संदर्भ में है वो पहले से साफ है। हम चाहते हैं विकास हो, परंतु विकास कंजर्वेशन के साथ हो। कंजर्वेशन थ्रू लाइवलीहुड जनरेशन होना चाहिए। सिर्फ विकास करोगे आप, बड़े बड़ा तोड़ फोड़ करोगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाओगे, बड़े बड़े डैम बनाओगे, तो संरक्षण प्रभावित होगा, पर्यावरण खराब होगा और यहाँ के लोगों की आजीविका बर्बाद होगी, जो हो रहा है। अच्छा, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं गुमान जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो इरेटिक वेदर कंडीशन है, हम लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में फ्लड जैसी सिचुएशन आ रही है, जो हमने साल 2023 में देखा। और किस किस तरह के पर्यावरण को लेकर चेंजेस आप लोग हिमालयन रीजन में पहले देख रहे हैं, जो कि आपने पहले नहीं देखा था, और जो कि अलार्मिंग है बहुत, जिसके प्रति सरकारों को, इंस्टीट्यूशंस को, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान देना चाहिए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला प्रभाव होता है कि शिफ्टिंग ऑफ स्पीसीज हो गया। अच्छा। आज से 30-40 साल पहले कुल्लू के भुंतर में सेब के बगीचे थे, आज किन्नौर में और लाहौल में सेब के बगीचे पहुंच गए। हाइट पे चले जा रहे हैं। हाँ, मतलब स्पीसीज शिफ्ट कर रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरे देख रहे हैं हम लोग कि पूरा जो बायोडाइवर्सिटी पैटर्न है वो चेंज होता है। एग्रीकल्चर कई इलाकों में अनवाइबल होती जा रही है, हॉर्टिकल्चर भी अनवाइबल होगा, क्योंकि इसके साथ आपको नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। ये प्रभाव तो इमीडिएट होते हैं, दिखते हैं। अब है कि हिमाचल जैसा स्टेट आज देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गिना जाता है। अब और स्टेट्स भी, हिमालय के स्टेट्स भी अभी स्थिति में आएंगे। पानी का संकट जो आने वाला है भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर वो होगा। थोड़ा इलेबोरेट करिए पानी के संकट को, कि किस तरह का संकट आने वाला है। हमारे जंगल तबाह हो रहे हैं, और जंगल तबाह करने में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत हद तक जिम्मेवार है। उसमें हम कहेंगे ये जो अभी 4 लेन बनाया, या सड़कें बना रहे हैं, या बड़े बड़े डैम बना रहे हैं। आप किस 4 लेन की बात करें जो आपको चंडीगढ़ जितने भी से 4 लेन बने हैं, कम से कम 6 4 लेन हिमाचल में चल रहे हैं, बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है। उन सब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जंगल भी कटे और लगातार पहाड़ अब स्लाइड कर रहे हैं। यही स्थिति ज्यादातर स्टेट्स की है, जैसे उत्तराखंड की भी यही स्थिति पूरे पहाड़ों में है ना। आप 4 धाम कॉरिडोर बना रहे हैं, आप तरह तरह के 4 लेन डेवलप कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जहां पर 2 लेन सर्वाइव करना मुश्किल है। तो आप मतलब ओवरऑल पिक्चर आप बता रहे हैं हिमाचल और उत्तराखंड और अन्य हिमालयन राज्यों की। जी, अब देखो ना, वो जरूरत नहीं थी। लोग मुझसे कई बार सवाल करते हैं कि ये सड़कें 4 लेन जो है डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। मैं कह रहा हूँ ये नहीं है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। अब हम 4 लेन ले जा रहे हैं लेह को, रेल ले जा रहे हैं लेह को। अभी आप जानते हैं एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा है रेलवे का, मनाली तक का, और बिलासपुर तक तो काम चल पड़ा है। अच्छा। रेल लेह तक जाएगी। अच्छा। टारगेट क्या है? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी है या देश हित में है? ये क्या है? ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है। हाइडल प्रोजेक्ट से बिजली का दोहन किया, अब वहां सोलर पावर पैनल लगने हैं ऊपर के हाइट पर, लद्दाख में या स्पीति में, उसका प्रोजेक्ट आप सब जानते हैं चल रहा है। अब रेयर अर्थ मेटल का बहुत सी बातें चल रही हैं, आप सब जानते हैं। अभी कश्मीर में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है जम्मू में। अब यही आपके लद्दाख में ऐसा ही है। तो वो सब कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ये अननेसेसरली ये इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट के, और ये बिजनेस के कंसर्न है। हम कह रहे हैं कृपा करके अगर इस देश को बचना है, इन पहाड़ के लोगों को बचाना है, तो कृपया करके ये तोड़ फोड़ बंद करें। ये नहीं होना चाहिए था, ये हम कह रहे हैं पहले दिन से। हिमाचल में हालांकि हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स का विरोध किया। सीमेंट प्लांट तकरीबन 6 नए बनने वाले थे, रोक दिए इन्हीं आंदोलनों के बाद से। SEZ इसलिए रोका गया। स्की ब्लेड जो फोर्ट वाले बना रहे थे मनाली के ऊपर का पूरा पहाड़ में,
उसको इसलिए रोका था, हम लोगों ने रोका। परंतु अब फिर मैं देख रहा हूँ कि सबसे फ्रजाइल इलाका जो आजकल चंद्रभागा का है, चिनाब का, उसमें हाइडल प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं इस महीने। अच्छा। हाँ, और वो सबसे फ्रजाइल सेंसिटिव इलाका है। देखो ना, हमारे पहाड़ की नेचर क्या है, पहाड़ बहुत फ्रजाइल होता है, भंगुर होता है। अब उसमें छेड़छाड़ करोगे नीचे टूटता रहेगा, लैंडस्लाइड होते रहेगी, स्लाइडिंग होती रहती है। अब वो स्लाइडिंग के अलावा एक और प्रॉब्लम आ गई, खासकर लेह लद्दाख और अपर हिमालय में। ये जो ग्लेशियर पिघल गए, उनसे आर्टिफिशियल लेक बन गए, उनको ग्लोब कहते हैं, वो ब्रस्ट हो रहे हैं। पिछले साल ये तीस्ता में हुआ, अरुणाचल के लोगों ने, सिक्किम के लोगों ने भुगता ना 2 साल पहले, वो डैम ही उड़ गया। अच्छा। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वो डैम तो उड़ गया, बह गया, सैकड़ों लोग मर गए। अब सरकार फिर वही डैम बना रही। दिस इज इनसेंसिटिव कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स, जो हिमालय के इस पर्यावरण को खराब करने पे लगे हैं। हमारा ये अर्ज है कि देखिए, हम जो बार बार कहते हैं कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इट इज द आइडिया फॉर हिमालय। यहाँ छोटा छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की परिस्थिति के अनुसार घर भी बनने चाहिए, बिल्डिंगें भी बननी चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए, वाटर कंजर्वेशन मॉडल भी होने चाहिए। छोटा छोटा, बड़ा सहने की क्षमता हमारी धरती में नहीं है। एक तरफ जो आप जैसे लोग हैं, जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, जो ज़मीन पर परिस्थितियों को देखते हैं, नुकसान को आंकते हैं, और आप यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ की इकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। दूसरी तरफ सरकार का ये पुश हमेशा रहता है कि हम लोग डेवलपमेंट लेके जाएं, लास्ट माइल तक लेके जाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके जाएं, ताकि सरकार का ये दावा होता है और ये क्लेम करती है सरकार कि हम लोग लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं, इसके ज़रिए हम लोग वहाँ तक लोगों को पहुँचाते हैं, और इससे लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बूस्ट होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है, लाइवलीहुड मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि आप दोनों ही, सरकार और एक्टिविस्ट, या जो पर्यावरण को जानने वाले लोग हैं, दोनों ही 2 अलग एक्सट्रीम पे खड़े हैं? और क्या, और कॉमन पाथ क्या हो सकता है इस बार? दरअसल ये कहना सत्य नहीं है कि हम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे स्थानीय लोगों की आजीविका सुधरी या बेहतर स्थिति। 60 के दशक में भाखड़ा और पोंग का हमारे पास उदाहरण है। अच्छा। आज तक वो लोग, जमीन नहीं मिली उनको, नजायज कब्जा बोल रहे हैं उनको, जिनको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस जो हुए हैं, हजारों परिवार अभी तक जंगलों में बसे हुए हैं। आजकल वो झगड़ा चल रहा है कि इनको जमीनें फॉरेस्ट राइट एक्ट में इनके नाम पट्टा मिले। जी। हजारों परिवार हैं भाखड़ा, पोंग, बीएसएनएल के। अच्छा। और दूसरे हाइडल प्रोजेक्ट में भी देखिए पड़े, उसमें क्या हुआ, उसमें जो लोग डिस्प्लेस हुए उसके बाद तो उनको जमीन नहीं मिली, उनका कुछ तो लाइवलीहुड, रोजगार तो मिलता नहीं आज के जमाने में कहीं भी है। ये बात तो है। दूसरी तरीका था, तरीका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेथड भी है। आप ऐसा एनवायरमेंटल फ्रेंडली टूरिज्म विकसित करिए, क्योंकि हमारा इलाका ठंडा इलाका, बढ़िया जंगल है, खूबसूरती है, उसको आप बेचिए और उसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय छोटे 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 इको फ्रेंडली जो है टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कीजिए। लोगों को आगे हो भी रहा है, पर उसको बड़े बड़े को मत करो। बड़े बड़े होटल शुड नॉट बी अलाउड, छोटा छोटा करो। एक मामला ये है। हॉर्टिकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। अब है कि यहाँ सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे लोगों की आजीविका भी सुदृढ़ होगी और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। आप बताइए ना, केरला में कितने 4 लेन है? सबसे बढ़िया जीवन स्तर केरला का है लोगों का, उसके बाद हम हैं। हम लोगों को क्यों तोड़ा जा रहा है? केरला में तो बड़े 4 लेन नहीं मैंने देखे जैसे यहाँ बन रहे हैं, ऐसे नहीं है, परंतु वहां का जीवन स्तर कितना अच्छा है। हमारा भी किया जा सकता है ना। हमारे को टूरिज्म डेवलप करना चाहिए, ऐसा टूरिज्म मॉडल जो छोटा हो, अच्छा, बड़े होटल ना हो, और वो पर्यावरण मित्र कंस्ट्रक्शन भी, निर्माण हो। निर्माण सामग्री पर भी ध्यान देना चाहिए, बड़े बिल्डिंगों पर भी ध्यान देना चाहिए, और आसपास के पर्यावरण और जंगल पर भी ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म के नाम पर हम क्या बेचते हैं? हम टूरिज्म के नाम पर कमरा नहीं बेचते हैं, हम टूरिज्म के नाम पर प्रकृति बेचते हैं। बिल्कुल। यहाँ की सौंदर्य बेचते हैं, यहाँ की ठंड बेचते हैं। तो वो कैसे रहे, उस पर बड़ा काम है, बहुत रोजगार किया जाता है। हॉर्टिकल्चर है,
हॉर्टिकल्चर हमारे यहाँ हिमाचल में तो खैर अच्छा काम हुआ दूसरे राज्य के मुकाबलतन, देश के पहाड़ी राज्यों के, परंतु इसको और विकसित करना चाहिए। और अब सिर्फ हॉर्टिकल्चर में हमको पेड़ नहीं लगाने हैं, सिर्फ फल उत्पादन नहीं करना है, बल्कि हॉर्टिकल्चर में अब हमें जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरफ भी जाना चाहिए। कैसे वैल्यू एडिशंस हो, हॉर्टिकल्चर के जो प्रोड्यूस है, हमारा फ्रूट है जितना भी, उसका इनिशियल प्रोसेसिंग यहीं पर हो, ये सब किया जा सकता है ना, ये सब करना चाहिए था। और दूसरे ऐसे इंडस्ट्रीज जैसे जो पोल्यूशन नहीं करती, जैसे एजुकेशन हब का मामला है, हेल्थ रिजॉर्ट्स का मामला है, और इसी तरह से आपके आईटी इंडस्ट्री और इस तरह के जो इंडस्ट्रीज है उनको लगाया जाना चाहिए। बिनिस्पत के हम सीमेंट प्लांट लगाएं, बिनिस्पत के हम बड़े बड़े डैम बनाएं। अगर ये चीजें की जाती तो ज्यादा अच्छा है। अब सोलर का ही मसला है, मैं कह रहा हूँ हम सोलर के लिए सीधा सीधा मामला था, जितने रूफटॉप है हमारे उन पे सोलर लगा दीजिए, है ना, इन्वेस्ट करिए सरकार, तो हमको फिर बड़ा बड़ा सोलर पार्क बना के जमीन कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, ये किया जा सकता है। तो ऐसे अगर करेंगे तो सस्टेनेबल मॉडल होगा। अगर आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट का अर्थ होता है कमर्शियल होना, और उसके साथ बड़ा बड़ा पैसा, बड़ी बड़ी रिश्वत, कंपनियों का माल, सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगा, कई चीजों के बड़े बड़े कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट और पॉलिटिशियंस के भी इंटरेस्ट, ब्यूरोक्रेसी के भी इंटरेस्ट, इसलिए ये बड़ा बड़ा मॉडल थोपा जा रहा है हम पर, ये हमारा कहना है। साल 2023 में जुलाई अगस्त में बहुत तबाही हुई, हिमाचल ने बहुत डिजास्टर देखा, जिसमें करीब करीब 250 लोग मरे। सरकार का ये दावा है कि 10,000 करोड़ का उनको नुकसान हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी गिरी, स्कूल अस्पताल बह गए, तमाम तरह के नुकसान हुए, सड़कों को, रोड कनेक्टिविटी को, टूरिज़्म को। करीब करीब 2.5 लाख यहाँ पे टूरिस्ट फंसा हुआ था उस टाइम पर। आपको क्या लगता है, 2 साल बीत चुके हैं, दोबारा मानसून अब इन समर के बाद आएगा, आपको क्या लगता है कि उस एक डिजास्टर से क्या हमने, हमारी सरकारों ने, स्थानीय लोगों ने, टूरिस्ट ने कोई लेसन सीखा है? नहीं, लोग तो क्या कर सकते हैं बेचारे, टूरिस्ट क्या कर सकते हैं, पर ये सरकारों को लेसन सीखना चाहिए। देखिए, हमने उस वक्त उस डिजास्टर का अध्ययन किया, सारे स्टेट गए, सब जगह गए थे। हमने ये पाया था उस वक्त के 2 कारण है। बारिश होती है, बरसात में कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ प्रेसिपिटेशन जनरली ज्यादा होगी, ज्यादा बारिश होगी हिमालय में, वो उसी लेवल पर था, उसमें कोई ज्यादा मैं नहीं मानता कि ज्यादा बारिश हुई है। बारिश हुई, परंतु उस दौरान जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं, ये जो 4 लेन बन रहे थे, जो बड़ी सड़कें बन रही थी, उसका मलबा अनियंत्रित तरीके से नीचे ढलानों में फेंक दी। बिल्कुल। अब वो जो मक है और पानी जब इकट्ठे हुआ, उसने डिजास्टर पूरा ब्यास घाटी में जो किया है, उसका परिणाम था ये। यहाँ बंजार में हम देख रहे थे, यही बुरी हालत। मैं उस दौरान काफ़ी घूमा था और मैंने देखा कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया था। उसकी वजह है कि नदियों में आपने कचरा भर दिया, मलबा जो निर्माण का है एक। दूसरा था कि एनक्रोचमेंट रिवर बेड की गई। एनक्रोचमेंट गवर्नमेंट ने भी की, रोड्स ने भी की, या गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी की, लोगों ने भी की। घर बना दिए, होटल बना दिए, रिवर बेड क्या क्या बोलते हो, रिवर टच होटल, ऐसा ऐसा फैशन चला और उसने बहुत नुकसान किया। नदी को अवरोधित कर दिया। नदी के बेसन को आप नहीं रोक सकते हैं यार, यू कैन नॉट टेम द रिवर, हम बार बार कह रहे हैं मत करिए, बिल्कुल, यू कैन नॉट डू इट। तो ये सब किया गया, उसका भुगता परिणाम। उस दौरान आप जैसे ही एक्टिविस्ट ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की थी कि NHAI है या दूसरी जो यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, इन्होंने जैसे मक डंपिंग की, जिसकी वजह से डिजास्टर ने भयानक रूप लिया। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए? क्या उनको दंडित किया गया? क्या ऐसे कोई कानून उसके बाद लाए गए जिससे कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो? उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ये कहा था कि फटाफट इन्वेस्टिगेशन हुई कि इनको हम जो है सारे हाइडल प्रोजेक्ट जिन्होंने सारा, हुआ क्या कि जो प्रोजेक्ट है इन्होंने पानी जो छोड़ा, इनका एक दूसरे के साथ तालमेल था ही नहीं। एक डैम ने पानी छोड़ा, दूसरे डैम वाले को पता ही नहीं था, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इसलिए इनको फिक्स किया गया था कि एक रिपोर्ट बनी बाकायदा गवर्नमेंट की कि ये जो है इनको पेनल्टी लगाई जाएगी, जो पुल टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गए।
परंतु उसके बाद वो सब बंद हो गया। ये जो 4 लेन वाला जो मामला है उसमें भी बात हुई, फिर 4 लेन वालों ने कहा कि हम पूरी ब्यास नदी को चैनलाइज करेंगे। आजकल पता नहीं कुछ चल रहा है क्या, हम उस वक्त भी कहा था चैनलाइज करना ठीक नहीं है, रिवर बेड में इंक्रोचमेंट मत करिए, नदी को अपनी जगह अरे लेने दीजिए, है ना, नदी की जगह को मत खींचिए। तो अभी वो चल रहा है, पर वो फिर एक नए डिजास्टर को इनवाइट करेंगे हम, ऐसा ही चल रहा है। तो मैं कुछ हुआ तो है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी जो तमाम स्टेट्स हैं हिमालयन रीजन के, और किस किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो चार धाम प्रोजेक्ट हैं उसके आसपास लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें हुई। जोशीमठ का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। हिमाचल में भी हमने देखा कि कई पूरे पूरे पहाड़ दरकते जा रहे हैं। तो सरकार कितनी प्रोएक्टिव, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, आपको लगता है किसी में ये विल पावर है कि किसी तरह की स्ट्रक्चरल पॉलिसी बेस्ड चेंजेस ला सकती है कोई सरकार? वही तो मुश्किल है। हम इतने दिनों से यही कह रहे हैं कि यार हिमालय के डेवलपमेंट के लिए कोई नीति बनाइए, और कोई सरकार मुझे लग नहीं रहा कुछ प्रोएक्टिव है। वो सब कॉरपोरेट इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, या जो डेवलपमेंट मॉडल जो अपना रहे हैं सो कॉल्ड, जिसे वो कहते हैं बड़ा साइंटिफिक है, वो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत घातक है। अभी डैम के संदर्भ में ये कहते हैं कि डैम कभी टूटता ही नहीं है। तीस्ता का डैम टूटा पिछले साल सिक्किम में। अगर कहीं भाखड़ा टूट जाए, एज्यूम इट, व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री? दिल्ली तक पानी कितना जाएगा? इन चीज़ों को पता नहीं क्यों नहीं गंभीरता से लिया जा रहा है, और हम तो चाहेंगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और हिमालय नीति बननी चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं हिमालय नीति बननी चाहिए। तो क्या सरकार, अब मोदी सरकार कहते हैं कि वो दावा करते हैं कि बहुत प्रोएक्टिवली काम करते हैं एनवायरनमेंट पे, तो क्या सरकार ने कोई आपकी बात नहीं सुनी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो? और आपने अभी हमारी बातचीत हो रही तो आपने कहा था कि एक अलग मिनिस्ट्री, हिमालयन मिनिस्ट्री होनी चाहिए, डेडिकेटेड फॉर हिमालयन रीजन। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि वो मिनिस्ट्री क्यों होनी? गवर्नमेंट देखिए, खासकर जहाँ तक तो आपने मोदी सरकार की बात की, ये तो पर्यावरण को मानते ही नहीं है कि बड़ी बात हो रही है। और खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी आदतें बदल गई, पर्यावरण वैसा है। ये तो बहुत डेरोगेटिव नजरिया है उनका। ये तो खासकर इस बारे में तो मैं बड़ा नाराज हूं कि खासकर प्राइम मिनिस्टर, ही डजंट कंसीडर क्लाइमेट चेंज इज टेकिंग प्लेस, दैट इज हिज अंडरस्टैंडिंग। बट वेयर इज द क्वेश्चन कि क्या कोई सरकार पॉलिसी मेजर ले रही है? कुछ नहीं लिया, मिनिस्ट्री की बात कुछ नहीं हुई। एक कमेटी जैसी बनाई हुई है कुछ हिमालय की, जो कुछ करती नहीं है, और कोई भी मामला नहीं उठा है अभी तक। क्योंकि असली कहानी है, जो हिमालय नीति की बात हुई थी वो हुई थी जब प्लानिंग कमीशन ने 90s में एसजेड कासिम कमेटी बनाई थी। अच्छा। एसजेड कासिम कमेटी ने डिटेल पूरे हिमालयन रीजन में 12-13 राज्यों में जा करके रिपोर्ट कंपाइल की है कि क्या बनना चाहिए, हिमालयन डेवलपमेंट का क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, कैसे कैसे सड़कें बननी है, कैसे निर्माण होने हैं, कैसे कैसे लाइवलीहुड ऑप्शंस क्रिएट किए जाने चाहिए। वो सब डिटेल स्टडी की थी, परंतु उसके बाद कुछ नहीं किया गया, उस पर एक भी कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ उसके नाम पर ये जो जीबी पंत इंस्टीट्यूट है ना अल्मोड़ा में, एक उसकी ब्रांच यहाँ कुल्लू में है, एक वहाँ मेरा ख्याल नॉर्थ ईस्ट में, वो खुला एसजेड कासिम की रिपोर्ट के बाद। बाकी हिमालय नीति पर कोई काम नहीं हुआ, हालांकि बहुत पुराना मसला है, 90s 80s का मसला है चल रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्थानीय लोग कितने जागरूक हैं, कितने कंसर्न है अपने इस वेदर पैटर्न को देखते हुए, जो वो अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस होते देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग हर साल हिमाचल या कहीं भी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 0.5%, 1% डिग्री बढ़ रहा है, सेंटीग्रेड बढ़ रहा है टेम्परेचर। इसको लेकर लोकल लेवल पे स्थानीय लोगों में क्या चिंताएं हैं और कितने अवेयर हैं वो लोग? आम जनता तो ज़्यादा अवेयर नहीं होती है, और एक समाज में एडेप्टिबिलिटी कैपेसिटी भी होती है, परंतु अभी यहाँ थोड़ा सा सेंसिटिविटीज है। लोग पर्यावरण के सवाल पर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। हम अपने आंदोलनों में ही देख रहे हैं, लोग आ जाते हैं इस सवाल पर, पर्यावरणीय लड़ाइयों में इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु जिस तरह से आम जनता आनी चाहिए बाहर इन सवालों पर, ताकि पॉलिटिकल विल पावर हासिल हो। क्योंकि पॉलिटिकल विल कैसे बनती है? जनता जब बोलती है ना,
तब राजनीतिक दल सोचते हैं, उसे कहते हैं पॉलिटिकल विल, फिर वो काम इम्प्लीमेंट होता है। वो स्थिति अभी नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टियां तो सीरियस लेवल तक इस बात को लेती ही नहीं। ऐसा लगा कोई भी पार्टी? मुझे लगा कोई पॉलिटिकल पार्टी सीरियस है इस बारे में। तो हिमाचल में या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इसमें आप देखते हैं और आपको लगता है कि उनके जो मैनिफेस्टोज आते हैं उसमें पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए? नहीं होता। पर्यावरण का मुद्दा किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं होता, और हम लोग हमेशा इलेक्शन से पहले बात करते रहते हैं, बल्कि कई बार पीपल मैनिफेस्टो जारी करते रहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हिमालय नीति की बात करें। परंतु अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरे हिमालयन रीजन में अभी किसी ने इसको अपना मुद्दा नहीं बनाया, और एक बड़े डिजास्टर के बाद शायद कहीं अकल आएगी। जो गवर्नमेंट का अभी हम देख रहे हैं, भारत सरकार का एक बहुत पुश है कि हम आपको दिल्ली से मनाली 6 घंटे पे पहुंचाएंगे, हम दिल्ली से श्रीनगर आपको 12 घंटे में पहुंचाएंगे रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से। और कई जगह रोडों का इतना एक्सपेंशन हो चुका है, वाइडनिंग हो चुकी है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। मगर एनवायरनमेंट के हिसाब से आप बताइए कि क्या वो सही में देश की प्राथमिकता होनी चाहिए? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है इस गवर्नमेंट में, ये भी एक बहुत डिजास्टर होने जा रहा है फ्यूचर में, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, जो कर्ज ले जा रहा है, और सड़कें बन रही हैं, बाद में लोगों से टैक्स वसूल करके, टोल लगा लगा करके वो पूरा किया जाएगा लोगों के सिर से ही। परंतु इसके पीछे कमर्शियल, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो असल में हिमालय की बात आपको बताऊं, आप इस बात को देखना चाहिए। गवर्नमेंट का कंसर्न है कि हिमालयन राज्यों को नियंत्रित करे। उसकी वजह है कि हिमालयन स्टेट में रिसोर्सेज हैं, खासकर आज तो अब और तरह से देखा जा रहा है, जब से ये जो रेयर अर्थ मेटल की बात चल रही है, वो ज़्यादातर डिपॉजिट तो हिमालयन रीजन में है। मणिपुर से लेकर के लद्दाख तक का झगड़ा हमें समझ आता है सबको, उसके कारण ये है, इसलिए उनके मुद्दों को ध्यान नहीं देगा। मणिपुर का भी झगड़ा के पीछे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स है, माइनिंग है, लैंड ग्रैब है, फॉरेस्ट ग्रैब है। सेम इज हैपनिंग इन लद्दाख। सनम वांगचू वाज गोइंग टू दिल्ली रेजिंग स्लोगन्स, हु केयर्स, कोई नहीं पूछा, हम लोग थे साथ, अच्छा, कोई नहीं किया, पूछा, बातें तो हो रही हैं। असली टारगेट क्या है भाई? 30,000 मेगावाट वहां पर सोलर पावर के लिए सोलर पार्क बनना है, फिर वहां पर रेयर अर्थ मेटल्स का माइनिंग होनी है, ये सब है। इसलिए बन रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर हिमालय के रीजन में तेजी से, ये सब कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ठीक है, वापस आते हैं लोकल मुद्दे पे, और लोकल मुद्दा ये है कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, फिर बाद में स्नोफॉल होता है जब विंटर्स में, और एक टूरिस्ट का एक बड़ा इन्फ्लक्स इस तरफ होता है हिमाचल के, उत्तराखंड की जगहों पे। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कई किलोमीटर की लाइंस लग जाती हैं, होटल्स में जगह नहीं मिलती है, पानी की स्कैर्सिटी होती है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि वैसे तो हिमाचल प्लास्टिक फ्री स्टेट है, मगर हम देखते हैं कि बड़े बड़े डंप प्लास्टिक के यहाँ पर छूट जाते हैं। तो जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट होने के नाते और यहाँ के लोकल होने के नाते? वो कितना रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एनवायरनमेंट को लेकर जब वो यहाँ पे आएँ? एक तो भारतीयों की आदत है, जहाँ भी जाएंगे कचरा तो करेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। परंतु ये चाहिए कि जो बाहर से आते हैं लोग यहाँ, वो कचरा अपने साथ वापस ले जाएं। पहला काम तो यह है, जो वो कचरा लाए वापस ले जाए। कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता है, आपने जितने रैपर लाए उनके बैग में वापस ले जाओ अपने। सम पीपल आर डूइंग दिस। एक तो ये है। अच्छा, दूसरा है, हमारा जो हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म है ना, इसमें गलती है कि इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ये चल रहा है, गवर्नमेंट का रोल कम है, लोग अपने आप कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो भी है वो खुद डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं। अब जो करना चाहिए था, कैसे निर्माण होगा, कैसे सड़कें होंगी, कैसे ये जो वेस्ट है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेस्ट है हमारे यहाँ हो गया। अरे भाई, इतने सुंदर पहाड़ जंगल, उसके अंदर कचरा का ढेर लग रहे हैं। आप जीबी में जाइए, क्या हालत है, इतना टूरिस्ट है, जलोड़ी में कचरा फेंक रहे हैं। वो वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसको कैसे उठाना है,
वो व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए सरकार को। क्यों बनानी चाहिए? सरकार की ड्यूटी इसलिए है, इतना ज्यादा टैक्स और रेवेन्यू इस इलाके से जा रहा है। बिल्कुल। आप यहाँ पर क्यों नहीं सारा बेस्ट इकट्ठे करते? मनाली में इतना बड़ा रेवेन्यू जा रहा है मनाली का, अभी तक वहाँ जो ट्रीटमेंट प्लांट का हाल खराब है। वो एनर्जी प्लांट वहाँ लगाया, वो फेल हो गया। सारा कचरा वहाँ भी डंप लग रहा है मनाली में। सब जगह ये जो है ना, शिमला का यही हाल है। सब जगह का ये बेस्ट मैनेजमेंट पर गौर करना चाहिए सरकार को। और ये जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हर कुछ नहीं बनाने देना चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए। लोगों से भी डायलॉग करना चाहिए। हाँ, ये एक बात के लिए हम साफ साफ कहते हैं, छोटा टूरिज्म ऑनरशिप जो है स्थानीय होनी चाहिए। उस बात में हम लोगों का अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है, सबका, हिमाचल के लोगों का भी और हमारे हिमालय नीति का भी। परंतु उनको भी एक डिसिप्लिन में काम करना सिखाने के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, कैंपेन होने चाहिए सरकार की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी, जनता की तरफ से भी, सामाजिक संगठनों, टूरिज्म एसोसिएशन की तरफ से भी ये होना चाहिए। लास्ट सवाल हमारा ये है आपसे गुमान सिंह जी कि तमाम ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। हम लोग, क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चों के करिकुलम से ये मिसिंग है? चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें उसका कितना स्थान आप देखते हैं सब्जेक्ट का? हाँ, एक एनवायरनमेंट का चैप्टर तो शायद इन्होंने कुछ लगाया है स्कूल में, पर उससे नहीं होता ना। आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा स्कूलों को, उन बच्चों को, और गंभीरता से एनवायरनमेंट के प्रश्नों को, पर्यावरणीय सवालों को बच्चों से बात करनी पड़ेगी। वो शिक्षा में आना चाहिए। ग्रेविटी हम लोगों को समझनी चाहिए। अब क्या है, जिस स्टेज में आज दुनिया है, अब हमने पेरिस एग्रीमेंट हुआ 15 में, अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है ट्रंप के आने के बाद, ये बिट रही हूँ बिल्कुल सेम इज। अब वो हमने टारगेट फिक्स किया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 में फिक्स करेंगे। 2025 में हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे। बहुत सारे इलाके डूबेंगे, बहुत सारे इलाके टूटेंगे, बहेंगे। अच्छा। हिमालयन क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा फ्लड से, सूखे से यहाँ होगा, और जरा ऐसे बादल फटेंगे और बड़ा फ्लड होंगे, और जो कोस्टल रीजन्स हैं वो डूब जाएंगे। सबसे वल्नरेबल रीजन्स हैं इस देश में, या तो कोस्टल रीजन है, स्टेट्स है हमारे, या हिमालयन स्टेट्स। अच्छा। ये बड़ी परिस्थिति और दोनों ही देश की सामरिक और देश की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है, और इसी में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्लोबली मैं कह रहा हूँ, देखिए बहुत मुश्किल है अगर ये नॉर्थ पोल का पिघलना शुरू ज्यादा बढ़ा तेजी से। और दूसरी बात, क्या धरती का संतुलन बिगड़ रहा है, इस बात पर अभी कोई वैज्ञानिक कह नहीं रहा। अच्छा। आपका डिपॉजिट था नॉर्थ पोल में, बेड था वहां, बर्फ कब पिघल के आ गया समुद्र में? विल इट क्रिएट सम इम्बैलेंस? व्हेन वी वर सेइंग दैट थ्री गॉर्जेस डैम ने पृथ्वी की धुरी को कुछ बदला है। अब इतने बड़े पैमाने पर समुद्र में पानी आ रहा है नॉर्थ पोल से। दूसरा, जो निर्माण सामग्री हम लाते उठा के, कहीं की सामग्री कहीं लग रही है, और हम जो हाईली सेस्मोलॉजिकल एरिया में रह रहे हैं, जोन 4 जोन 5 में, इसकी सेस्मिसिटी जो है उसकी ग्रेविटी बढ़ेगी, उसका नुकसान बढ़ेगा। अभी आप देख लीजिए, हमारे ईस्ट में हो चुका, नॉर्थ में हो चुका बड़े बड़े भूकंप। पिछले हफ्ते इधर म्यांमार साइड भी हो गया। और ये बीच वाला जो है ना, हिमालय जो है एकदम, बिल्कुल, इसमें अभी हम हिमाचल उत्तराखंड का इलाका जो है ना, कभी बड़ी बुरी तरह से हम प्रभावित हो सकते हैं। सो आई अगेन रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ दिस रीजन, डोंट मेक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, दिस विल बी डिजास्टर फॉर अस। ये खतरा है, और ये इम्बैलेंस हो रहा है। धरती अपनी धुरी जो है बदलेगी, देखना थोड़ा, उसका और इम्पैक्ट होगा। उसका एनालिसिस कब होगा मुझे नहीं मालूम। क्लाइमेट चेंज का जो हिमालय में प्रभाव हो रहा है, आप देख रहे हैं वजह क्या है उसकी। ये बात हम लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट में हमने बार बार कहा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें चेंजेस आ गए। अच्छा। ये जो आपका
कैस्पियन सी वगैरह में जो रूम सागर की हवाएं, ठंडी हवाएं चलती है सर्दियों में, उसकी वजह से सर्दियों की बारिश होती है नवंबर से मार्च तक, वो लेट हो रही है, वो फरवरी में मार्च में आ रही है, जाकर के अप्रैल मई जून तक जा रही है, और जून में मानसून के साथ कोलिजन हो रहा है और डिजास्टर हो रहा है। ये बात सब मान रहे हैं। और ये बिकॉज ऑफ यूरोप में जो कुछ हो रहा है, और ये मैं यूक्रेन वार को भी इसके लिए मैं मानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल यूक्रेन वही है। अच्छा। वो वहां भी तो क्या हो रहा है वहां, और यूरोप का जो इंडस्ट्रियल मॉडल है, एनर्जी कंजम्पशन है, वो इम्पैक्ट कर रहा है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमको हिमालय के लास्ट रीजन तक, पूरे रीजन को जो है इम्पैक्ट कर रहा है वो। थैंक यू सर, हमसे डिटेल में बात करने के लिए। और आपने जो भी कहा वो बहुत अलार्मिंग है, और हमारी गवर्नमेंट्स को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो, या फिर देश की गवर्नमेंट हो, उनको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हिमालयन रीजन को, जो बहुत सेंसिटिव है, उस पर एक नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, उस पे अपनी पॉलिसी को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो हम लोग जो सिटीज़न हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको भी बहुत रिस्पॉन्सिबली जानने की, समझने की और एनवायरनमेंट को ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो अगली बार आप जब भी किसी पहाड़ पर जाएँ, किसी भी समुद्र के किनारे जाएँ, तो अपना कचरा साथ ले जाएँ, ऐसा गुमान सिंह जी ने कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। शुक्रिया। आप बताएँ ये वीडियो आपको कैसा लगा? कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।